हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक का, और इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन करवाए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कहा था कि आपको करके देखने हैं सारे क्वेश्चंस। जो जो क्वेश्चंस हार्ड होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज अपने क्या करेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मेरे को लगता है आपने कर लिए होंगे। थोड़ा सा आपको उनमें हिंट दे दूंगा भी इस क्वेश्चन को ऐसे करना, लेकिन जो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे वो आपने क्या करते हैं इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े क्या हैं, लेंथी हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चंस हैं मतलब लंबे क्वेश्चंस हैं, तो उनको देख के डरना नहीं है आपको, क्योंकि ये आपका बेस है। और बेस अगर आप मजबूत करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, आगे के चैप्टर है उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो न्यूमेरिकल देख के कभी भी घबराना नहीं है आपको। न्यूमेरिकल की हमेशा प्रैक्टिस से आप उनको क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो देखो, तीसरे न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला दूसरा न्यूमेरिकल मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कर लिया होगा या फिर आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर समान क्यू आवेश है। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे करते चलो कि एक समबाहु त्रिभुज है, अपने ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसकी भुजा कितनी है, स्मॉल ए है तो सभी भुजाएं समान होंगी, स्मॉल ए तीनों की भुजा ले ली। अब नेक्स्ट है कि त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। अब इस ए और बी पर तो आपको कह दिया भी क्या है, क्यू आवेश पड़े हैं, और इन दोनों आवेशों के कारण क्या करो, इस सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। यानी आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो अपने क्या करेंगे, ए के कारण तीव्रता लिखेंगे, बी के कारण, और फिर दोनों तीव्रताओं का सदिश योग। तो देखो तीव्रता तो अपने चलो लिख लेंगे, तीव्रता का अपने पास फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये तीव्रता का फॉर्मूला था किसी भी आवेश से आर दूरी पर। लेकिन उससे पहले आपको तीव्रता की दिशा पता होनी चाहिए, फिर ही आप उनका सदिश योग कर सकते हो। तो अपने क्या करते हैं, सी बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालने के लिए इस पर परीक्षण आवेश रखेंगे। देखो परीक्षण आवेश अपने ऐसे नहीं भी कोई कैलकुलेशन के लिए रखते हैं, हमेशा परीक्षण आवेश आप तब रखते हो जब आपको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी आती है। तो परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उसी साइड विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब देखो इस ए आवेश के कारण, ए पर जो क्यू आवेश पड़ा उसके कारण इस क्यू जीरो यानी परीक्षण आवेश पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस पर जो बल की दिशा ये वाली होगी तो वही क्या हो जाएगी, ई ए तीव्रता लिख दी। ए के कारण इस सी पर तीव्रता आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह बी पर भी क्यू आवेश रखा है तो वो भी इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो उसके कारण भी तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी जिसको अपने ई बी लिखा है। तो दोनों दिशाएं आ गई हैं अपने पास। अब परीक्षण आवेश को यहाँ से हटा लो, कोई बात नहीं। तो अब देखो आप क्या करोगे, दोनों दिशाएं आ गई तो दोनों दिशाओं के बीच देखो, आपको पता है कि क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर एक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो आप देखो अगर ये कोण 60 है तो ये ऊपर वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इसका क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों तीव्रताओं के बीच अपने को कोण भी मिल गया। अभी ई ए और ई बी जो तीव्रता है उन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो अब देखो क्या करते हैं, सर्वप्रथम ए व बी पर रखे क्यू आवेश के कारण तीव्रताओं की दिशा निकालते हैं, निकाल ली। अब सी पर इकाई परीक्षण आवेश रखने पर जो ए के कारण तीव्रता होगी, इस ए के कारण इस सी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तीव्रता होती है किसी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर। तो अब दूरी ए है यहाँ पे, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी दिशा लिख दी ए से लेके सी की ओर हो जाएगी, मतलब बाहर की ओर ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर की ओर। नेक्स्ट बी के कारण तीव्रता लिखेंगे, तो बी के कारण भी तीव्रता के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से अपने देख सकते हैं कि ई और ई बी के मान क्या हैं, बराबर हैं। तो ई और ई बी के मान बराबर हैं तो अपने क्या है, ई ए और ई बी इन दोनों की जगह एक कॉमन चीज़ रख देंगे, वो क्या रखेंगे, ई मान लिया। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि दोनों तीव्रताओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परिणामी तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, ई आर। ये ई आर मतलब ई रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। अब E1 का मान तो ई ए और E2 का मान ई बी, और दोनों को ई माना हुआ है क्योंकि दोनों के मान समान है। तो इसकी जगह भी ई रखो और दूसरे की जगह भी ई रखो, तो यहाँ पे 2E स्क्वायर कोस 60 बन जाएगा।
अब देखो cos 60 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2e² जो यहाँ पे बन रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, और e² और e² ये आपस में जुड़ के 2e² बना देंगे। तो अब 2e² और यहाँ पे बचा e², ये तीनों जुड़ के क्या बनेगा √3e², और √3 तो ऊपर यानी 3 के ऊपर √ लगा रहेगा और e क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और इस e का मान रख दो। अब e का मान था किसके बराबर EA और EB, और इनका मान था KQ/A²। तो √3 KQ/A² इसका क्या आ जाएगा आंसर, या बुक में इसको k को क्या लिखा हुआ है 1/4πε0 लिखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है भी k को उन्होंने क्या लिख दिया 1/4πε0, बाकी आंसर सेम है। उसमें बुक में आंसर √3 1/4πε0 Q/A², यहाँ पे Q/A² लगा दिया k की जगह, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अब देखो नेक्स्ट, देखो अपने क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है जो। तो इसमें देखो क्या है कि दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं, कि दो क्या हैं बिल्कुल एक जैसे गोलाकार चालक हैं B और C, इन पर आवेश कैसा है समान है। तो अपने क्या करते हैं दोनों पर Q आवेश मान लेते हैं, जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा मानते हैं। परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इनके बीच जो बल है वो कितना है F है। जब इन्हें कुछ दूरी पर रखा जाता है, यानी जब इन्हें कुछ दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच कैसा F बल लगता है। तो दूरी इनके बीच की मान ली r है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, मतलब एक तीसरा गोलाकार चालक है वो बिल्कुल इनके जैसा है, जैसे जितने आकार के ही हैं उतने आकार का वो तीसरा है, यानी इनका बाई है, और अनावेशित है, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कुल आवेश इस पर 0 है। तो पहले यह B के संपर्क में लाते हैं। अब जो तीसरा है पहले इसको B के टच में लाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे इस C के टच में लाएंगे, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाता है, फिर इसको अलग करके ले जाएंगे, ठीक है, अलग कर देंगे। तो अब देखो आपसे पूछा B व C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। तो होगा क्या कि ये पहले अनावेशित था, जब आप इसको इन दोनों के संपर्क में लाओगे तो इनका कुछ आवेश इस तीसरे गोले पर चला जाएगा, मतलब इन पर आवेश का मान चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो आवेश का मान चेंज होने से बल भी क्या आ जाएगा चेंज। तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें क्या है कि जो फार्मूलाज वगैरह नहीं अप्लाई होंगे, आपको समझ पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या है कि माना दोनों गोलों पर समान Q आवेश है r दूरी पर रखें तथा इनके मध्य प्रतिकर्षण बल क्या है F है। तो F का मान क्या हो जाएगा KQ/Q/r², यानी KQ²/r², इनके बीच बल का मान हो जाएगा। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, तीसरा गोला अपने यहाँ पे मान रहे हैं, तीसरे गोले का नाम अपनी तरफ से मान रहे हैं D, क्योंकि B और C तो थे ही, कि B को तीसरा गोला जो D अनावेशित है, मतलब 0 आवेश है, तो इसे B के संपर्क में लाने पर कुल आवेश दोनों पर समान रूप से वितरित होगा, और किस विधि से चालन विधि से। आप हमेशा याद रखना कि अगर मान लो आपको क्या कहा है कि इस गोले पर 1 कूलाम आवेश है और बिल्कुल इसका बाई यानी बिल्कुल इसके सेम गोला है उस पर 2 कूलाम है, इन दोनों को संपर्क में लाए मतलब टच करवा दिया, तो इस पर आवेश कितना होगा, तो इनका क्या करो 1 + 2/2 कर दो, अगर 2 गोले हैं तो, यानी इसका माध्य ले लो आप। तो माध्य 3/2 यानी 1.5 कूलाम हो जाएगा, मतलब 1.5 तो इस पे आ जाएगा और 1.5 कूलाम ही क्या होगा इस पे आ जाएगा। तो जब भी आप 2 गोलों को या 2 वस्तुओं को संपर्क में लाओगे तो जो उनका कॉमन आवेश होगा उन दोनों का क्या कर दो, जो उन पे आवेश का मान है उन दोनों को प्लस करके और बटे में 2 कर दो। ये इसकी सिंपल ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो पहले तो क्या है कि इस जो B गोला इस पे Q आवेश है, ठीक है, और इस D पर कितना है 0 है। जब आप इन दोनों को टच में लाए तो इसका Q आवेश इस गोले में स्थानांतरित होगा, और किसी विधि से चालन विधि से। तो अब देखो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो इसका आधा इसमें चले जाएगा और आधा इसके पास ही रह जाएगा, मतलब Q/2 दोनों पर आवेश हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा है 0 + Q/2 = Q/2, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान आ जाएगा। तो B पर भी आवेश Q/2 और C पर भी आवेश Q/2। अब नेक्स्ट देखो कि अब D पर Q/2 आवेश है, अब इस स्थिति से आगे D को यहाँ पे लेके जाते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जब इस पे Q/2 आवेश आ जाता है तब इसे अपने C के संपर्क में रख देते हैं।
क्या करते हैं, सी के साथ टच करवा देते हैं। तो अब सी के पास क्यू आवेश था और अब डी के पास भी Q/2 आवेश है, लेकिन ज़्यादा सी के पास है क्यू आवेश, तो इसका कुछ आवेश क्या होगा, इस डी में चला जाएगा। तो कितना जाएगा, मैंने आपको बताया है कि कुल चार्ज निकाल लो, यानी क्यू और प्लस में Q/2 लिखो आप, और बटा में क्या कर दो, 2 कर दो, यानी इनका क्या कर दो, माध्य निकाल दो, आप ऐसे कह सकते हो। तो अब देखो तीसरे गोले डी को सी के संपर्क में लाने पर इन पर कुल आवेश भी दोनों पर समान रूप से वितरित होगा। तो प्रत्येक गोले पर आवेश क्या करेंगे, अपने Q + Q/2/2 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3Q/4, मतलब अब इस पर सी गोले पर भी 3Q/4 आवेश आ गया और अब डी गोले पर भी क्या आ गया, 3Q/4 आवेश आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट कंडीशन में आपसे क्या कहा हुआ है कि जब डी को दोनों के संपर्क में ले आए आप तीसरे गोले को, तो अब दोबारा बी और सी को उसी दूरी पर रख दो आप। तो अब देखो बी और सी को दोबारा अपने आर दूरी पर रख दिया, तो अब देखो बी पर तो आवेश रह गया Q/2 क्योंकि दूसरी स्थिति में, और तीसरी स्थिति में सी पर जो आवेश है वो 3Q/4 है। तो अब इनके बीच जो नया बल होगा वो अपने F' मान लिया, तो F' का मान K/Q1 Q2/r², तो Q1 का मान Q/2 और Q2 का मान 3Q/4। तो जब आप इसका मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 3KQ/8r²। अब KQ/r² को ऊपर लिखा हुआ था अपने समीकरण 1 में कि इसका मान होता है F, तो ये 3F/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल समझ पर आधारित क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन आता है। छठे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि चित्र में 4 बिंदु आवेश हैं, आपको 4 आवेश दे दिए, चारों आवेशों के मान दिए हुए हैं। ये +Q है, ये -Q है, ये यहाँ पे +2Q रखा और यहाँ पे -2Q आवेश रखा हुआ है। वर्ग के चारों कोणों पर रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करो। आपको Q का मान दे दिया, मतलब 4 आवेश रखे हैं, ये वर्ग का केंद्र है O यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ग के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण है, और आपको पता है कि ये वर्ग के विकर्ण होते हैं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो अब आपको इसके केंद्र पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो तीव्रता, जितने आवेश होंगे उतने आवेशों के कारण होगी तीव्रता, तो तीव्रता इस पर 4 आवेश हैं तो चारों आवेशों के कारण होगी। और पहले अपने क्या करते हैं, तीव्रता की दिशा निकालते हैं। तीव्रता की दिशा निकालने का तरीका, परीक्षण आवेश इस पे रख दो Q0, जिस साइड इस पर बल लगाएंगे दूसरे आवेश उस साइड क्या हो जाएगी, तीव्रता की दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो Q0 यहाँ पे क्या करो, परीक्षण आवेश आप इस पे रखो, तो देखो Q0 आवेश रखते हैं इस पे, जो क्या होता है, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का होता है। अब देखो अगर मैं A की बात करूं तो ये माइनस का प्लस -2Q आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो EA यानी ये A के कारण तीव्रता की दिशा हो जाएगी वो O से लेके A की तरफ होगी। बिल्कुल इसी तरह से O से लेके इसी तरह से जो C पर -Q आवेश रखा है ये भी इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके कारण दिशा क्या हो जाएगी, O से लेके C की तरफ। अब नेक्स्ट देखो दूसरे दो बचे हुए आवेश हैं कि इस +Q के कारण जो यहाँ पे परीक्षण आवेश आपने Q0 रखा है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो इस D के कारण इस पे क्या लगेगा, इस साइड बल लगेगा, मतलब इसको दूर भगाएगा D, तो D के कारण जो तीव्रता है वो ED होगी इस पे। ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरह से इस B के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, EB हो जाएगी। तो चारों तीव्रताएं क्या आ रही हैं, इस O बिंदु से दूर जा रही हैं, तो अब अपने को परिणामी तीव्रता निकालनी होगी। तो परिणामी तीव्रता देखो, तो पढ़ो इसको, चित्रानुसार 4 आवेश वर्ग के कोणों पर रखे गए हैं, केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करने तो हम उस पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इस हेतु केंद्र पर इकाई परीक्षण आवेश रखते हैं जिससे तीव्रताओं की दिशा चित्रानुसार प्राप्त होती है, जो मैंने आपको बताई है। अब इन तीव्रताओं के मान लिखते हैं, तो मान देखो कैसे लिखेंगे, देखो कि A का मान लिखें, तो A पर आपने कितना आवेश रखा हुआ है, इस A पर -2Q, तो K × 2Q/r² यानी 2KQ/r², और KQ/r² को मैं यहाँ पे E लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट EB के कारण अगर तीव्रता लिखें तो EB के कारण भी क्या हो जाएगी, K × 2Q, क्योंकि परिमाण तो दोनों का सेम ही है, तो K × 2Q यानी 2E। EC के कारण इन दोनों पर QQ आवेश रखे हुए हैं, तो KQ/r², KQ/r², तो KQ/r² सब में आ रहा था, तो KQ/r² को अपने क्या मान लिया, ये E मान लिया। अब देखो आपको ऊपर देखो डायग्राम में कि EA और EC विपरीत दिशा में है,
तो इस पे परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो ई ए और ई सी ये क्या है, विपरीत दिशा में है, तो इस पे जो परिणामी तीव्रता है वो बड़ी में से छोटी आप माइनस कर दोगे, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो बड़ी तीव्रता इस पे बड़े आवेश के कारण होगी, यानी ई ए में से आप क्या कर दोगे, ई सी माइनस कर दोगे। और बिल्कुल इसी तरह से ई बी और ई डी है, तो ई डी में से आप क्या कर दोगे, ई बी माइनस कर दोगे। तो चार तीव्रताओं में से यहाँ पे दो बचेंगी। देखो ई ए और ई सी की परिणामी तीव्रता ई ए सी हो जाएगी और वो हो जाएगी ई, और इसकी दिशा होगी ओ से लेके ए की तरफ, यानी जो बड़े वाली तीव्रता उसकी तरफ होगी। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ई बी व डी की निकाले तो ई बी डी और ये 2e माइनस ई हो जाएगा, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ओ से लेके डी, और इसका मान भी क्या आ जाएगा, ई। अब देखो परिणामी तीव्रता आपको कह रखा है कि परिणामी तीव्रता ई ए सी और ई बी डी के सदिश योग के बराबर होगी। मतलब आपने क्या किया कि इन दोनों की पहले इन दोनों की परिणामी निकाली, तो वो परिणामी इस दिशा में आ जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों का परिणामी निकाली आपने, तो वो परिणामी क्या आ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। जो आपका कौन सा आवेश है, ई डी है, इस दिशा में आ जाएगी। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, इनके बीच में आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। इनके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो देखो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए अपने क्या करते हैं कि ई ए सी और ई बी डी दोनों का मान ई है, और बीच में दोनों तीव्रताओं के क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो सदिश योग का फॉर्मूला लगाते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, तो परिणामी तीव्रता √2e आ गई यहाँ पे, ठीक है। √2e आ गई, तो अब e का मान अपने के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर रखते हैं। अब एक चीज और इसमें कि अपने को तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चीज ही दी हुई है, और वो चीज क्या है कि दोनों के बीच कुछ दूरी पर रखते हैं, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि दोनों को अपने चारों आवेशों को क्या करते हैं, वर्ग के चारों कोणों पर रखते हैं। तो आपको वर्ग की भुजा दी हुई है यहाँ पे ए, ओनली वर्ग की भुजा दी है, और अपने क्या कर रहे हैं, ये वाली दूरियां हैं जो ओ से लेके ए तक, बी तक, सी तक, डी तक, यानी केंद्र से जो दूरियां वो सारी दूरियां ये वाली स्मॉल आर मान रहे हैं। तो इस स्मॉल आर का मान भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे आप इस स्मॉल आर का मान निकालने के लिए, क्या करोगे कि इस स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर भुजा देखो आपकी क्या है कि जो ये आपका वर्ग का विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है वर्ग का, बी डी इसका विकर्ण है और ए सी इसका विकर्ण है। तो जो ये वाली दूरियां ये सारी वर्ग के विकर्ण का आधा है, और वर्ग की भुजा अगर आपको ए दी हुई हो तो उसका विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। अब कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली ए भुजा है, ये वाली ए भुजा है, तो ये वाली भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लोगे, और उसकी आधी करोगे तो ये क्या आ जाएगी, √2a आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो आपको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आर दूरी वर्ग के विकर्ण की आधी है, और वर्ग के विकर्ण जिसकी भुजा ए हो √2a उसका मान होता है, तो विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा आपके पास, a/√2 दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। विकर्ण तो क्या हो गया, √2a इसका विकर्ण हो गया। अब उसका आधा दूरी क्या हो जाएगी, उसका आधा कर दोगे √2a का अपॉन में 2, तो ये 2 है जो, इसको आप लिख सकते हो √2 गुणा √2। तो एक √2 से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, और बचे बटा में क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपके पास ए का मान। ए का मान आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखे हुए हैं, तो वर्ग की भुजा यानी ए का मान आपको क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको 2 × 10⁻², आप क्या लिखोगे, मीटर लिख दोगे, ठीक है ना, मीटर लिख दोगे। तो अब इन सारों का आप क्या करोगे, मान रख दोगे। तो देखो मान रखने पर जो आपको आवेश दिया हुआ है, आवेश का मान 0.02 म्यू कुलाम है, तो म्यू को 10⁻⁶। तो इस समीकरण में जब आप मान रखोगे, जो ऊपर समीकरण आई थी √2 के, ये क्यू का मान है और ये r² का मान है नीचे, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁴। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 × 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और पावर को जब आप सेट करोगे तो ये 9√2 10⁵ न्यूटन पर कुलाम इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसकी दिशा आएगी वो कैसी आएगी, आपको पता है कि दिशा इसकी बी ए के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी दिशा। ऊपर क्वेश्चन में देखना, जो परिणामी तीव्रता वो दोनों तीव्रताओं की क्या आ जाएगी, बीच में आएगी,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके r दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अब बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका रट्टा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो जो अधिकतम की शर्त है, अधिकतम इसको कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो बायो वाले स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लो, रट्टा लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैथमेटिक्स वाले इसको समझ लेंगे जो उनके मैथ्स में टॉपिक आएगा अभी ये। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ आता तो जब आपका मैथ का टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा, 12th क्लास के टॉपिक है, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो समझा तो देता हूँ मैं एक बार। देखो क्या है कि एक Q आवेश था, इसको दो भागों में बांट दिया, एक Q1 भाग कर दिया और एक Q2 भाग कर दिया, इसको r दूरी पर रख दिया। तो इसने कहा है कि दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा, यानी इस Q1 और Q2 का कितना मान रखें अपने कि इन दोनों का क्या हो जाए, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो जाए। तो देखो क्या होगा कि मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य बल K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको दोनों आवेशों का योग Q के बराबर दिया हुआ है, तो Q2 का मान निकाल लो Q माइनस Q1, और इस Q माइनस Q1 को इस Q2 की जगह पे पुट कर दो, जो ये Q2 था। तो अब इसको क्या करोगे, K Q1 Q माइनस Q1 आ जाएगा और अपॉन r स्क्वायर, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो K Q1 अपॉन r स्क्वायर का है, एक बार तो Q के साथ होगा और एक बार Q1 के साथ होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, K Q1 अपॉन r स्क्वायर और माइनस में K Q1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या है यहाँ पे कि आपको Q1 का मान फाइंड करना है और Q2 का मान फाइंड करना है। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन में Q1 है आपके यहाँ बचा हुआ, तो आप इसके सापेक्ष क्या करो, इस बल का अवकलन करो। क्या करो, बल का अवकलन करो और उसको क्या करो, जीरो के बराबर रखो। अब आप कहोगे सर ये जीरो के बराबर क्यों रखना है, तो ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होती है, यानी किसी भी शर्त के अधिकतम होने की शर्त होती है ये, ठीक है ना, कि अधिकतम कोई राशि कब होगी उसके अधिकतम होने की ये शर्त है। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप मैथमेटिक्स में समझोगे। और बायो वाले डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि इसको याद कर लो, DF अपॉन DQ1 इज इक्वल टू 0। ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी फिजिक्स की बुक में, ओनली यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो इस F का क्या करना है, आपको Q1 के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब इस राशि का Q1 के सापेक्ष जब अवकलन करूंगा तो KQ अपॉन r स्क्वायर, तो इस Q1 के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट है, और Q1 का Q1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ तो बचेगा KQ अपॉन r स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो KQ अपॉन r स्क्वायर बच गया इसकी जगह पे। अब इसके सापेक्ष इसका अवकलन करें तो K अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो नहीं छेड़ेगा, लेकिन Q1 स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर यानी x स्क्वायर का आप जब क्या करते हो, डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हो, तो 2x इसका क्या होता है, अवकलन होता है। तो वही Q1 स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा, और K अपॉन r स्क्वायर पड़ा ही है। अब देखो इसको क्या करोगे आप, 2K Q1 अपॉन r स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओगे और यहाँ से Q और Q1 के बीच आपके पास रिलेशन आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q बटा 2। और जब आप इसको रखोगे तो Q2 का मान भी क्या आ जाएगा आपके पास, Q बटा 2। यानी जब इस Q आवेश को आप आधा आधा बांट दोगे, Q/2 और Q/2 दो हिस्सों में बांटोगे, तब इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा, ठीक है ना, ये शर्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश रखे गए हैं। 3 आवेश +2Q, एक -Q और -Q। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, -Q तो यहाँ पड़े और +2Q इस A पर पड़ा हुआ है। तो देखो अपने क्या करते हैं कि आपको निकालना है कि इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण तो आप तभी ज्ञात करते हो जब आपके पास 2 आवेश और दोनों के बीच क्या हो, एक फिक्स दूरी दी हुई हो। लेकिन यहाँ पे अपने पास 3 आवेश आ रहे हैं, तो यहाँ अपने को एक कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी कि या तो अपने ऐसे माने भी ये वाला जो +2Q आवेश पड़ा है इसको 2 भागों में बांट लें, भी +Q भी पड़ा है यहाँ पे और एक +Q पड़ा है, मतलब टोटल आवेश +2Q है।
तो अब एक द्विध्रुव ये बन जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, एक ये बनेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, द्विध्रुव निकालना पड़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के लिए पी का मान। फिर देखो पी के मान के लिए दो पी के मान आ जाएंगे दोनों का, फिर सदिश योग। तो ये काफ़ी लंबा मेथड पड़ेगा, आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखो सिंपल मेथड बताता हूँ कि ये जो माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू आवेश है, इसको आप मान लो भी ये यहाँ पे केंद्र पर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली मान के ही होगा। जो ज़्यादातर गाइड्स हैं उसमें आपको जो पहले वाला मेथड बताया उससे मिलेगा। तो देखो आपको क्या करना है, ये माइनस क्यू और माइनस क्यू आवेश को इस केंद्र पर मानना है, यानी यहाँ पे कितना -2 क्यू आवेश रखा है केंद्र पर। और अब आपको ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी भी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी, और जब आप इस बिंदु से इस पर लंब डालोगे तो ये क्या करता है, लंब इसको दो समान भागों में विभाजित, तो इधर वाला भाग भी a/2 और इधर वाला भाग भी a/2। अब ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। तो आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, चित्रानुसार हम मान सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश ओ बिंदु पर है तथा यह ए ओ द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन मान ली त्रिभुज को, ये वाला मान लिया, ठीक है। तो अब अपने ए ओ का मान निकालते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2a। आपके पास दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी आ गई। आवेश क्या, आवेश आपको पता है कि हर एक द्विध्रुव पे कितना आवेश है, 2q आवेश है। तो जब आप इस 2q आवेश से द्विध्रुव आघूर्ण निकालोगे तो क्या आएगा, p क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण आवेश गुणा आवेशों के मध्य की दूरी होती है। तो आवेश 2q है और आवेशों के मध्य की दूरी √3/2a है। तो ये √3qa इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मान के ही क्वेश्चन होगा, बिना माने आप इसको नहीं कर सकते क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। देखो 8th के बाद 10th क्या है, 9th क्वेश्चन आप एक बार पेंडिंग रखो। कई इसमें दो क्वेश्चन, एक तो शायद 4th क्वेश्चन है इसका और एक 9th क्वेश्चन है, और एक मैंने इसमें 14 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये आपको एक बार पेंडिंग रखने हैं। इन सभी क्वेश्चन पर मैं क्या करूँगा, जब आपके 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो इन 4 चैप्टर में मैंने क्या कर रखा है, इनको छांट के अलग कर रखा है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। 4th और 9th क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें आपसे साइन 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री ऐसी वैल्यू पूछ रखी है, तो उसकी वैल्यू अपने को डायरेक्ट नहीं पता होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन अपने छोड़ भी नहीं सकते क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड में अपने ऐसे नहीं कह सकते भी 99% चांस है भी नहीं आएंगे, लेकिन 1% चांस आने का भी होता है। तो देखो अपने जो हार्ड क्वेश्चन है, जब अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करूँगा, इन पर एक स्पेशल वीडियो बना के उसमें सारे क्वेश्चन ये कवर कर दूँगा। तो आपको एक बार ये क्वेश्चन पेंडिंग रखने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो हर क्वेश्चन इसमें एक नए टाइप लेके आता है क्वेश्चन का। तो ये वाले आपके क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे खूब। देखो किसी निकाय में दो आवेश रखे हुए हैं, एक QA और एक QB है, कि एक निकाय है, A और B बिंदुओं पर दो आवेश रखे गए हैं। तो एक का मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरे का माइनस है, तो मतलब दो समान आवेश रखे हैं, मतलब यहाँ पे द्विध्रुव बनेगा। और दो बिंदुओं, अब बिंदुओं का आपको क्या है कि दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी ना देके दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए, और निर्देशांक भी x और y निर्देशांक तो 0 और z निर्देशांक एक का -15 सेंटीमीटर है और एक का +15 सेंटीमीटर है। तो इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आवेशों का मान पता होना चाहिए और दोनों के बीच की दूरी। तो आवेशों के मान तो पता है, लेकिन बीच की दूरी नहीं पता। तो अपने z अक्ष पर दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, अपनी सुविधा अनुसार जो ये x अक्ष होता है इसको z अक्ष मान लो, क्योंकि अपने मान सकते हैं तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये y है, तो जो x होगा वो इनके दोनों के क्या आ जाएगा, लंबवत आ जाएगा, यानी ऊपर की ओर लंबवत x अक्ष होगा। तो ये z दिशा मान ली, तो ये -z अक्ष हो जाएगा। अब देखो
ए बिंदु आपका -15 पर है, तो -15 जीरो जो आपका मूल बिंदु होता है उससे इधर माइनस होता है, तो यहाँ पे आपने ए बिंदु मान लिया और इसके निर्देशांक आपको -15, मतलब यहाँ से इस ए की दूरी -15 सेंटीमीटर है, और बी भी आपको 15 + 15 पर दिया हुआ है, तो बी बिंदु की स्थिति ये होगी +15। अब आप बताओ भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी जो होगी -15 तो ये और 15 ये है, तो आपको माइनस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, माइनस ओनली दिशा दर्शा रहा है भी, अगर ये 15 है तो दूसरा इससे विपरीत दिशा में 15 ले रखा है, तो कुल दूरी इनके बीच कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी थी, वो आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो और क्यू का मान आपको पता है, और द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाओ और इसका क्या करो, आंसर निकाल दो Q × 2a से। अब इसकी दिशा क्या है, -z या -z अक्ष की ओर आ रही है। क्यों आ रही है ऐसी दिशा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस से प्लस आवेश की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की आप दिशा लेते हो, तो माइनस आवेश यहाँ पे पड़ा और प्लस आवेश यहाँ पे पड़ा है, और ये वाली दिशा किसके अक्ष की है, -z अक्ष की ये वाली दिशा है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी दिशा आ जाएगी। ठीक है, या -k भी आप लिख सकते हो। अब 11वां क्वेश्चन है, तो 11वां क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझना। क्या आपको P दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण किसी निकाय का, ई का मान यानी विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, और आपसे पूछा है कि टो का मान निकालो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण, तो टो = P sin थीटा, फॉर्मूला लगाओ, PE sin थीटा, तीनों की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रख के आप आंसर निकालो। ठीक है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर है दो आवेशों के मध्य दूरी, और इन आवेशों का योग कितना है, 20 म्यू गुलाम है, यानी Q1 + Q2 दोनों क्या है, 20 म्यू गुलाम के हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। बीच की दूरी दे दी, बल दे दिया, लेकिन आवेश ना देके आवेशों का क्या दे दिया, योग दे दिया आपको, Q1 + Q2 का मान दे दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, प्रश्नानुसार Q1 + Q2 आपके पास 20 म्यू गुलाम है, F का मान लिख लिया, जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लिया, तो इसको 0.075 को अपने 75 × 10⁻³ न्यूटन लिख लेते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि बाद में पॉइंटों का गुणा नहीं करना पड़ेगा, इनकी स्क्वायर करनी आसान होती है। तो F बल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। अब अपने पास Q1 और Q2 दोनों के मान नहीं है, तो Q1 Q2 एक साइड और बाकी सारी राशि एक साइड, F(r²) यानी ये वाला r² क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा और K अब बटा में आ जाएगा। तो जब आप इन सारों का मान रखोगे, यहाँ पे बल का मान रख दिया, बीच की दूरी का मान रख दिया और K का, तो आपके पास Q1 और Q2 का गुणा आ जाएगा। तो गुणा क्या होता है, 75 × 10⁻12 आपके पास दोनों का गुणा आ गया। अब देखो आप कि आपको Q1 Q2 दोनों का गुणा आ गया और Q1 + Q2 आ गया, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से Q1 - Q2 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास दो समीकरणें आ गई हैं, लेकिन उन दो समीकरणों से अपने Q1 Q2 का मान ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने को माइनस का मान पता हो, तो एक समीकरण ये हो जाएगी और एक प्लस वाली ये होगी, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा और 2Q1 किसी के इक्वल बच जाएगा और आप मान निकाल लोगे। तो अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, Q1² + Q2² + -2Q1 Q2, ये माइनस वाले का फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि +2Q1 Q2 और -4Q1 Q2, क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -4 में से +2 गया, कितना आ गया, -2Q1 Q2। अब इसको देखो, क्योंकि ये वाली अब क्या बन रही है, फिर से होल स्क्वायर बन रही है, और किसकी होल स्क्वायर बन रही है, Q1 + Q2 की होल स्क्वायर, और -4Q1 Q2 पड़ा है। इसको बनाने का कारण क्या था कि अपने को Q1 + Q2 होल स्क्वायर बन गया, इसका Q1 + Q2 का मान पता है और Q1 Q2 दोनों का गुणा भी पता है, तो इनका मान अपने यहाँ पे रख देंगे। तो जब आप मान रखोगे तो इसका 20 म्यू गुलाम था, तो 20 × 10⁻6 का होल स्क्वायर और -4 × 75 × 10⁻12, तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻12 और ये -300 × 10⁻12। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 10⁻12 कॉमन लो और अंदर 400 - 300 बचेगा, ये बच गया 100, और 100 होता है 10⁻2, तो 10⁻2 × 10⁻12 मतलब 10⁻10 बचेगी। तो ये तो स्क्वायर के बराबर आ रहा था ये वाली वैल्यू, तो जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो 10⁻10 की जगह 10⁻5 गुलाम बचेगा।
अब देखो समीकरण 1 में क्या है कि Q1 प्लस Q2 का मान आपको दिया हुआ है, Q1 माइनस Q2 का मान आपके पास आ गया। तो देखो Q1 प्लस Q2 का मान आपको 20 म्यू गुलाम दिया हुआ है, तो इसको अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, कारण कि अपने को पावर दोनों की बराबर करनी है, फिर ही आप इनको जोड़ घटा सकते हो। तो 20 को क्या लिखा अपने 2 लिख दिया, इसकी जो एक पावर थी इसमें जोड़ दी, तो ये क्या रहेगी 10 की पावर माइनस 5 रह गया। तो अब देखो समीकरण 3 और 4 इनको नाम दिया हुआ था। समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ोगे, यानी इसको Q1 प्लस Q2 में जब आप जोड़ोगे तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा Q1 और यहाँ भी बचेगा Q1, तो ये 2Q1 हो गया। और जो राइट हैंड साइड जब आप जोड़ोगे तो इधर 10 की पावर माइनस 5 है और इधर क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो जब आप इन दोनों को जोड़ना चाहो तो 10 की पावर माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ तो 2 बच गया और यहाँ पे इसकी जगह क्या बच गया 1। तो 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये 2Q1 का मान आया। अब आपको निकालना है Q1 का, तो आप बटे में 2 ले जाओ, तो ये 3 से 2 कट जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब इसको अपने क्या करते हैं, अपने लिखते हैं इसको 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 को अपने क्या कर सकते हैं 15 म्यू गुलाम लिख सकते हैं। तो Q1 का मान आ गया अपने पास 15 म्यू गुलाम, और दोनों का जोड़ था 20 म्यू गुलाम, तो मतलब Q2 का मान आपके पास क्या आ जाएगा 5 म्यू गुलाम, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को 3-4 बार कॉपी में ट्राई करो, फिर आपसे ये क्वेश्चन आसानी से होने लगे। अब 14 क्वेश्चन आपको मैं एक बार नहीं करवा रहा है, इसको खाली छोड़ दिया। 14 क्वेश्चन का मैं कोई सिंपल मेथड ढूंढूंगा, थोड़ा सा इसका हार्ड मेथड दिया हुआ है, तो वो आपको क्या करूँगा पेंडिंग रखो, इसको एक बार बाद में करवाऊँगा। तो अब 15 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन याद करो जो आपके MCQ थे, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 4-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, उसमें 8वां क्वेश्चन आया था ऐसा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या करो त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। तो आपने वहाँ पे त्वरण कैसे निकाला था, जो बल QE था उसको MA के बराबर रख दिया, तो यहाँ से A का मान निकाल लिया, QE/M, वो क्या आ जाएगा त्वरण। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, वैसा दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 कण रखे हुए हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण। देखो विद्युत क्षेत्र E और Q आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, QE होता है। तो अब हम जानते हैं कि M द्रव्यमान के कण पर वैसे बल होता क्या है, मैकेनिक्स क्या कहती है, यांत्रिकी, F बराबर ma होता है अगर A त्वरण है तो। अब समीकरण 1 व 2 दोनों ही एक ही बल को दर्शा रही हैं, तो ma बराबर QE से A का मान अपने पास आ जाएगा QE/M। ठीक है, त्वरण का आपके पास सूत्र आ गया। अब देखो प्रोटॉन, तीनों कणों के लिए अपने को त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन जो होता है उस पर Q का मान तो E के बराबर होता है, और उसका द्रव्यमान M बराबर MP होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन। तो AP का मान जो होगा उसमें इस Q की जगह क्या रख देंगे, ये E रख देंगे, और M की जगह MP रख देंगे, तो ये आपके पास AP का मान आ जाएगा। अब ड्यूट्रॉन होता है या ड्यूटीरियम जिसको कह देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1H2। ठीक है ना, 1H2 इसका फॉर्मूला होता है। मतलब इसका क्या होता है कि आवेश तो क्या होता है E के बराबर, मतलब प्रोटॉन के बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है। तो Q तो क्या आ जाता है इसमें E के बराबर, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो तब इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग सेम सा होता है। तो मतलब अपने इसको जो मास लिखते हैं इसका, वो 2 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखते हैं, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना ड्यूटीरियम का जो होता है। तो अब इन दोनों के मान जब आप Q और M की इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, E/2MP आ जाएगा, और इसको AD लिख दिया, यानी ड्यूट्रॉन का त्वरण। फिर एल्फा कण क्या होता है, एल्फा कण वैसे तो आपके नाभिकीय भौतिकी वाले चैप्टर में आएगा, एक बार आप याद रख लो यहाँ पे 2He4, यानी हीलियम के नाभिक को ही आप क्या कह देते हो, एल्फा कण बोल देते हो। तो एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2E के बराबर होता है, मतलब 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और जो इसका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, क्योंकि इसमें 2 ही तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 4 गुना इसका द्रव्यमान है। ये वाली क्वांटिटी आपके 3-4 बार काम आएगी, तो इसको याद रखना है। एल्फा कण पर 2E तो आवेश होता है, और जो इसका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है।
तो क्यू और एम के मान आप इस समीकरण में दोबारा रखो। तो ए एल्फा यानी एल्फा कण है जो उसका त्वरण कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो अब अपने तीनों का अनुपात निकालना है, तो तीनों का अनुपात लिख दो यहाँ पे, ए पी ए डी और ए एल्फा से तीनों के मान रखो। तो ई एम पी और ई एम पी यहाँ पे कट रहा है और इस 2 से ये 4 कट रहा है, तो ये 2, तो ये यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2। अब आप इनको क्या करो, अनुपात को जब भी बटा में हटाना हो तो जो उनका लघुत्तम होता है उससे गुणा कर दो। तो लघुत्तम इनका 2 है, तो हर एक को क्या करो 2 से गुणा कर दो इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगा 2:1:1 इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, इस फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अब जो भी आपके डाउट हों वो सारे इसमें मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए कहा है, वो एक बार आप पेंडिंग रखना, उस पर नई वीडियो बना के उसको समझा दूंगा मैं। अब आपके ओनली एक चीज़ इसमें बची है, वो है प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। जो भी आपको नहीं समझ आता प्रीवियस वीडियो देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो इसको करना स्टार्ट कर दो अभी से। अगर +2 क्लास के लिए आप रेगुलर डेली जो आपको करवा रहा हूँ मैं उसको रेगुलर करोगे फिर ही आपके समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा आपके। तो इसको रेगुलर करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, साथ में साथ साथ लिखते जाओ। जो आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं ये भी अपनी कॉपी में लिखते जाओ, फिर ही आपकी अच्छे तरीके से तैयारी होगी और जो आपने एम रख रखा है +2 में वो पूरा होगा। एम आप फिजिक्स में 56.56 का रखो, टारगेट 56 ही रखो आप, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।